वेलकम टू डे 40 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात करने जा रहे हैं आज एक न्यू चैप्टर का जिसका नाम है आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो एक चीज और है, रेशियो आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शन है। चैप्टर का नाम स्टिल अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो दिया गया है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पीडीएफ के लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जो भी चीज यहाँ पे पढ़ाता हूँ मैं डेली वहां पे टेलीग्राम में जो है वो अपलोड कर देता हूं पीडीएफ। और साथ ही अगर किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट वगैरह आता है तो आप इस नंबर पर कनेक्ट हो जाइएगा, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पर कनेक्ट हो सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि रेशियो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट जब तक आप रेशियो नहीं समझेंगे आप प्रोपोर्शन नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, हालांकि रेशियो के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस टाइप के बनते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन रेशियो को समझने के बाद ही आप प्रोपोर्शन को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, हालांकि ये छोटी चैप्टर में, मतलब छोटे चैप्टर में कह रहा हूं, छोटी क्लासों में आप लोगों को बता दिया जाता है कि रेशियो बताता है कंपैरिजन किसके बीच में, कंपैरिजन बिटवीन टू सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी क्या इतनी सी बात समझ में आई? जैसे कि मैं बोलता हूं कि मेरा जो मास है, बेसिकली जिसे हम वेट बोल देते हैं, वो आप मान लेते हैं भाई मेरा एक्चुअली 65 केजी लेट से, ठीक ना, सच में इतना ही है। और लेट से कोई एक ऐसा पर्सन है जिसका वेट आपके पास 78 केजी है, 78 केजी है। तो अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। पहली चीज, आप जिस भी दो चीजों को कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर करना चाह रहे हैं, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे केजी में लिया है तो ये भी आपके पास केजी में होनी चाहिए। वो पहली चीज, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जैसे दोनों मास है तो मास की ही हम बात करेंगे, क्लियर हुई इतनी बात। दूसरी चीज, मास की भी यूनिट सेम होनी चाहिए, ये दूसरी कंडीशन होती है। पहली चीज, क्वांटिटी मस्ट बी सेम, क्वांटिटी मस्ट बी सेम। एंड सेकेंड थिंग, यूनिट ऑफ क्वांटिटी मस्ट बी सेम। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो ही आप रेशियो बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे कि अगर मैं इसको ग्राम में ले लूं, इसको मैं केजी में ले लूं, तो आप इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। मेरी ये चीज भूल जाइए कि मेरा मतलब वेट वगैरह है, ये चीज भूल जाइए। बस दो क्वांटिटी है, बस उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। अगर मैं इसको ग्राम में और इसको मैं केजी में कर दूं तो आप इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। समझ में आई इतनी बात? वैसे ये दोनों मास है। अभी देखो, पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि दोनों के दोनों मास है, बट यू कैन नॉट कंपेयर। क्यों? क्योंकि दोनों की यूनिट सेम नहीं थी। तो जब तक ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब तक आप रेशियो नहीं बता पाएंगे। क्लियर हुई इतनी बात? तो रेशियो बताने के लिए दो चीजें थी, और मैग्नीट्यूड तो इसमें कुछ ना कुछ हो गई होगा। अब रेशियो मतलब होता है अपॉन में रख देना, 75 केजी डिवाइडेड बाय 78 केजी। केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास, एक यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगी। ये आपको यूनिट के बारे में कुछ भी चीजें जो है वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, अब 13 से काटेंगे 5 बार में, 13 से काटेंगे 6 बार में, तो आ गया 5/6 विच इज नथिंग बट, इसी को हम बोलते हैं 5/6। अब 5/6 इसका मीनिंग क्या है ये चीज समझिएगा। इसका मीनिंग ये है कि अगर वन क्वांटिटी की कुछ वैल्यू होगी तो जो मेरा वजन था, मेरा जो वेट था, वो आपके पास 5 टाइम्स था, बट जो अनदर पर्सन था उस क्वांटिटी का 6 टाइम्स है, मतलब दूसरे वाले का वजन ज्यादा है। समझ में आई इतनी बात? जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा कि भाई आपके पास कितने पैसे और मेरे पास कितने पैसे हैं, वो रेशियो है 5/4 में। तो जिसका रेशियो ज्यादा है आपके पास, है ना, वन क्वांटिटी की वैल्यू एक तरीके से निकालने के बाद ये चीज आती है, तो जिसकी रेशियो ज्यादा है उसके पास क्वांटिटी क्या हो जाएगी, आपके पास ओवरऑल ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, सिंपल ये चीज समझ में आई कि रेशियो क्या है। रेशियो के बारे में और हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहां तक इसको हम A/B से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो हम इसको A/B, बेसिकली इस तरह से रेशियो को हम रिप्रेजेंट किया करेंगे। डन है? यहां तक क्लियर है, सिंपल है, वेरी इजी। ठीक है, डन है। चलो अब हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शन कुछ और नहीं होता है भाई, दो रेशियो का कंपैरिजन होता है कि वो इक्वल है या फिर नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस लाते हैं। जैसे कि प्रोपोर्शन का सिंपल मीनिंग है A और B और C और D, इन चारों को मान लो ये नॉन जीरो क्वांटिटीज है, नॉन जीरो क्वांटिटीज है, कुछ भी हो सकता है, बट ये क्या है आपके पास, नॉन जीरोज। क्या है आपके पास? नॉन जीरोज है। पहली चीज, इन चारों में कंडीशन है, पहली चीज
पहली कंडीशन, ऑल कैन हैव सेम क्वांटिटी एंड यूनिट्स। सेम क्वांटिटी का मतलब क्या है, आपके पास 10 किलो 10 किलो की बात नहीं कर रहा हूं, 10 20 कुछ भी हो सकता है, बेसिकली मास की बात कर रहा हूं, जिसकी वो मास की बात करता है वो, जैसे क्वांटिटी और आपके पास सेम क्वांटिटी एंड यूनिट्स, सभी के पास सेम हो सकता है। और दूसरी कंडीशन ये है, ये भी हो सकता है, ए एंड बी मस्ट हैव सेम, और एंड दूसरी सी एंड डी मस्ट हैव सेम। समझाता हूं इसका क्या मतलब है ना, ये चीज अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जैसे मेरे पास ए बी सी डी चार क्वांटिटी थे, चार क्वांटिटी, तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। मतलब स्टार्टिंग के दो को आपने रेशियो बना दिया और लास्ट के दो को आपने रेशियो बना दिया। क्या इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है। अब एक चीज बताइएगा, अगर ये दो चीजें रेशियो में आ रहे हैं तो 100% वो दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा, जो भी हमने आपको समझाया कि क्वांटिटी सेम टाइप का होना चाहिए, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी होनी चाहिए, दूसरी चीज यूनिट सेम होनी चाहिए। तो वही चीज तो मैंने यहां पे लिखा है कि ए और बी सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, बिल्कुल यूनिट सेम होना चाहिए, और सी और डी क्या होना चाहिए, उसके बाद ये कंपेयर हो सकते हैं। और अगर चारों ही सेम हो जाए तो उसमें तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे हमने ये चीज लिखा हुआ। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अभी तक भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो गोली मारो, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना समझ लो प्रोपोर्शन का मतलब अगर चार चीजें होंगी तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होगा। और इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी का मतलब रेशियो हो गया, ए रेशियो बी, और इस इक्वल टू को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, डबल कॉलन से, और ये आ जाएगा सी रेशियो डी, ऐसे भी हम लिखते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात? डन है। चलो, तो अगर मेरे पास a अपॉन बी और इज इक्वल टू अगर c अपॉन डी है तो ये एक अलग रेशियो है और ये एक अलग रेशियो है। ये दो रेशियो कब इक्वल होंगे, बस हम उसकी बात करते हैं, उसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो a होते हैं, b होता है, c होता है और d होता है, इनको नाम दिया जाता है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट योर फर्स्ट टर्म, दिस इज नथिंग बट योर सेकेंड टर्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास थर्ड टर्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ टर्म। क्या याद रहेगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सिंपल, याद रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, ABCD। क्लियर हुई इतनी बात यहां तक? ठीक है, चलो अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, और वो क्या है मेरे पास, इसको जरा एक बार एक और चीज बता देता हूं। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो A रेशियो B है ना, डबल कॉलन, तो ये आ जाएगा C रेशियो D। क्या इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये जो A होता है और B होता है ये बिल्कुल एक्सट्रीम्स में है। क्या है ये? एक्सट्रीम्स में। तो इनको हम, एक्सट्रीम्स का मतलब बिल्कुल एंड में है, तो इनको हम एक्सट्रीम्स टर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो बीच वाले बीच में, तो इसको मिडल टर्म्स भी कहते हैं, नहीं तो इनको मीन्स भी कहते हैं, मीन्स मतलब मिडल टर्म्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्लियर हो रही बात? ठीक है, ओके। अब आगे चलिएगा। अब यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू डी इज इक्वल टू, जब इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा b इंटू सी। तो अब आपको पता चलेगा कि ये जो a और d था उनको हम एक्सट्रीम्स बोल रहे थे, और वही दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, विच इज ऑल्सो नॉन एज प्रोडक्ट में, और बीच वाले जो मीन्स में थे वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि जो अगर कोई भी चार नंबर प्रोपोर्शन में होता है, जिसमें से दो की यूनिट सेम होती है, लास्ट के दो की सेम होती है, तो उस केस में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बताओ, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट भाई? एक सेकेंड, ठीक है, बताओ, किसी भी तरह का कोई भी डाउट यहाँ पे मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया था और कुछ भी नहीं किया मैंने यहाँ पे, और ये भी चीज हमने आपको यहाँ पे समझा दी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को जो बात है वो समझ में आ गई होगी। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हर एक चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिया जाएगा। बस यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट की क्लास ले रहा हूँ तो घर पे जाकर और एक बार आप 15 मिनट दे दीजिएगा, सारा काम आपका जो है वो बन जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट की हम जो बात करने वाले हैं वो है आपके पास कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, यहां तक।
अब ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है वो हम समझ लेते हैं भाई। देखो ध्यान समझना, यहां पे हम क्या बोलते हैं, सिर्फ 3 टर्म्स ले रहे हैं, ए बी एंड सी, और ये सभी के सभी नॉन जीरो क्वांटिटीज होंगे, कुछ भी टर्म्स हो सकते हैं, है ना, नॉन जीरो क्वांटिटीज होंगे, कुछ भी क्वांटिटीज हो सकते हैं, ये सभी के सभी क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। और यहां पे कंडीशन है कि तीनों के पास सेम होने चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए, और साथ ही आपके पास सेम यूनिट भी होनी चाहिए, तभी ये कंपैरिजन होगा, अदरवाइज नहीं। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के केस में 2 का और 2 का केस नहीं होता, उसमें 4 थे इसलिए 2 का अलग हो सकता है सेम सेम, लेकिन यहाँ पे तीनों के तीनों सेम होने चाहिए, क्योंकि जब हम इसको लिखते हैं प्रोपोर्शन के फॉर्म में, क्योंकि 4 होंगे तभी तो प्रोपोर्शन लिख पाओगे, तो बीच वाला कॉमन होता है, कॉमन होगा तो दोनों में सेम होना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ए रेशियो बी, फिर डबल सेमीकोलन लगाओगे, इज इक्वल टू वाला जो काम करता है तो बी रेशियो सी करेगा, तो ए अपॉन बी फिर आ जाएगा बी अपॉन सी। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? बताओ मुझे फटाफट, क्या इतनी सी बात समझ में आई? डन है यहां तक? ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी है, और ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी है। डन है यहां तक? जब ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की बात करोगे तभी आप ऐसा लिख सकते हो, हमेशा नहीं, ठीक है। अच्छा यहां पे एक और चीज देखोगे आप, यहां पे एक और चीज सीख लीजिए कि ये जो ABCD होता है, यहां पे जो लास्ट वाली टर्म होता है D, क्या D की बात कर रहा हूं, D लास्ट वाली टर्म, उसे कहा जाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या कहा जाता है? फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहां तक उसे क्या कहा जाता है भाई? फोर्थ प्रोपोर्शनल कहा जाता है, करेक्ट, ओके फाइन। लेकिन यहां पे जो C आता है, C, ये जो C होता है आपके पास, उसे कहा जाता है थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसको जो फोर्थ प्रोपोर्शनल कहा जाता है, ऐसे लिखते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी एंड सी, क्योंकि उससे पहले 3 थे, लेकिन यहां पे जब थर्ड प्रोपोर्शनल लिखते हैं तो हम बोलते हैं सी इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चंस करेंगे, मजा आएगा, सबको समझ में आएगा, ठीक है। अब क्रॉस करते हैं, इसे इसको और इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, या फिर ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एक ही बात है। तो यहाँ पे ये जो बी है इज इक्वल टू आता है अंडर रूट ए टाइम्स सी। क्या इतनी सी बात समझ में आई? यहाँ पे ये जो बी आता है ना, बी, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलते हैं हम इसको? ज्योमेट्रिक मीन। याद रहेगा, रखना पड़ेगा बाबू, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के केस में होते हैं, बाकी किसी केस में नहीं होता है, क्योंकि बीच वाला क्या होता है, कॉमन, तो बी स्क्वायर हो जाता है, बी की वैल्यू निकालते हैं, अंडर रूट ए सी आता है, तो उस केस में हम इसको बोलते हैं क्या कहते हैं इसको हम? ज्योमेट्रिक मीन। याद रहेगा, डन है यहां तक? तो अभी तक मैंने आप लोगों को कंसेप्ट जो है वो समझा दिया है प्रोपोर्शन का, और साथ ही कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का। तो क्वेश्चन किस टाइप का आता है सर? हमें तो मेन तो क्वेश्चन से मतलब है, तो आप थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चंस भी समझाता हूं। जैसे कि मैंने बोला 2, 5, 6, ओके, तो बैटरी खत्म हो गई थी इसकी, तो बात कर रहे थे हम इसकी कि x की वैल्यू निकालनी है अगर ये प्रोपोर्शन में है, या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से दिया जा सकता है आपके पास कि ये 3 वैल्यू दिया रहेगा और बोला जाएगा फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो दोनों ही चीजें तो एक ही चीज है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चौथे को आप x ले लोगे, ठीक है। अच्छा, चारों अगर प्रोपोर्शन में है तो 2/5 मस्ट बी इक्वल टू 6/x। क्लियर हुई इतनी बात? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसको करेंगे तो 2x आएगा, और इक्वल टू 5 6 है 30। फिर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 15। तो ये जो 15 होगा वो यहाँ पे आएगा। तो अब आप नोटिस भी कर सकते हैं कि 2/5 इज इक्वल टू 6/30, है ना, 6/30। तो इसको काटोगे 3 से 2 टाइम्स में, और 3 से काटोगे तो कितने टाइम्स में कट जाएगा? 10। रुको 15 है ना, मैंने 30 क्यों लिखा? मैंने माय मिस्टेक, रुको, 6/30 था, ठीक है, 6/15 था ना यार, सिट, सॉरी, ओके। तो इसके जगह x की जगह क्या रखा? 15। अब आप नोटिस करेंगे 3 से काटो 2 बार में, 3 से काटो 5 टाइम्स में, तो 2/5 इज इक्वल टू 2/5 आया ना। बस इसी चीज के लिए आपसे यहाँ पे जो है वो बोला जाएगा क्वेश्चन इस टाइप के। दूसरी जो क्वेश्चन आपके पास जो पूछा जाता है वो कुछ इस टाइप का होता है, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 2 and 5। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 ही नंबर दिए, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 ही नंबर दिए, तो 2 ले लिया, 5 ले लिया, थर्ड प्रोपोर्शनल को हमने x ले लिया। इफ दे आर, क्वेश्चन यहाँ पे रखा, इफ दे आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, सिर्फ लिख रहा हूं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो ये हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू
5/x, समझे? 2/5 इज इक्वल टू 5/x। ये जो बीच वाला होता है वो रिपीट होता है। इसे इसको करेंगे 2x इज इक्वल टू 25 और x की वैल्यू आ गई 25/2। यहाँ रख देंगे 25/2 तो दोनों साइड इक्वल इक्वल आ जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है ना। आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो भी प्रॉब्लम होगा। पर्सनल ऑनलाइन क्लास के लिए भी आप इसी नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।